बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। ये डी ब्रॉगली लिखने में है, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस है कि एक यंग स्टूडेंट थे यूरोप में। उन्होंने ये थीसिस दिया था कि हर पार्टिकल के साथ वेव होती है। इससे पहले था कि वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ पार्टिकल एसोसिएटेड होता है और उस पार्टिकल को फोटॉन का नाम दिया था। इसने अपना पीएचडी का थीसिस लिखा। पीएचडी के थीसिस का इसका मेन थीम ये था कि नेचर हैज़ सिमेट्री। अगर वेव पार्टिकल हो सकती है तो पार्टिकल भी वेव हो सकता है। सिंपल नेचर हैज़ सिमेट्री पे बेस इसका थीसिस था और इसको आइंस्टाइन के कहने पे पीएचडी की डिग्री दी गई। ठीक है, तो उसने ये थ्योरी पेश की कि कोई पार्टिकल जब मूव करेगा तो मूविंग पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होगी। ये मार्कर, ये बोर्ड, ये सारी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, अगर ये मूव करें, अगर इंसान मूव करे, कोई चीज़ भी मूव करे, मैं इस मार्कर को फेंकूं और इस वेलोसिटी v से मूव करे, तो मूविंग पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होती है। ये इसका हाइपोथेसिस था। जब इसने ये पुट किया 1927 में तो उसका कोई प्रूव नहीं था। बाद में डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ और इसको नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि ये एक पार्टिकल है हमारे पास, लेट के ये एक पार्टिकल है और ये इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो उसने कहा कि ए वेव इज एसोसिएटेड विद ऑल पार्टिकल इन मोशन। कोई पार्टिकल भी मूव करेगा तो उसके साथ वेव एसोसिएटेड होगी। मोशन, पार्टिकल इन मोशन होगा। और उसने फार्मूला क्या दिया, डी ब्रॉय, इसको पढ़ते हैं, डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए मूविंग पार्टिकल लैम्डा। वो जो वेव मूविंग पार्टिकल के साथ लिंक हो जाएगी, जब वो पार्टिकल मूव करेगा, मूविंग पार्टिकल के साथ वेव लिंक हो जाएगी, उसकी वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। एच सबको पता है, ये प्लॉन्क कांस्टेंट होता है। पी उस पार्टिकल का मोमेंटम है जो एम वी के इक्वल होता है। ये डी ब्रॉय इक्वेशन थी हाइपोथेसिस की, जिसमें उसने उस वेवलेंथ की वैल्यू का फार्मूला दिया कि जितनी वेलोसिटी मैस मोमेंटम एच ओवर पी करते तो वेवलेंथ जो है वो निकल आएगी। अब होता क्या है कि ऑर्डिनरी लाइफ में वेलोसिटी आम हम देखते हैं, बॉडीज़ मूव करती हैं, उनकी वेलोसिटी जो है वो बहुत कम होती है, कम वेलोसिटी होती है। तो कम वेलोसिटी पे जो वेवलेंथ की वैल्यू आती है वो बहुत कम वैल्यू आती है। एच की वैल्यू 10⁻⁻34 ऑर्डर में, तो वो वेवलेंथ आम मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए इतनी कम वैल्यू आती है कि वो वेव डिटेक्ट ही नहीं हो पाती। ठीक है, मिनिमम वेवलेंथ हमारे पास गामा रेज की है। ठीक है, उससे भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा तो आम मूविंग पार्टिकल की वेवलेंथ आती है जो डिटेक्ट नहीं हो पाती। हाँ, ये हम सब एटॉमिक लेवल पे चले जाएं, पार्टिकल्स पे चले जाएं, तब ये वेवलेंथ की जो वैल्यू आती है वो सिग्निफिकेंट वैल्यू आती है और ये हाइपोथेसिस जो है वो वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट हुआ। ये यहाँ से पढ़ते हैं, P इज इक्वल टू एम वी, मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल है। असल बात ये थी कि आम ऑर्डिनरी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए ये वेवलेंथ तो हाइपोथेटिकली वैल्यू आ जाएगी, लेकिन इसको मेजर करना, इसको डिटेक्ट करना मुमकिन नहीं होता। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय, एन इलेक्ट्रॉन कैन बी कंसिडर्ड एज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है एंड कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ वेव, और इसको वेव होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग पार्टिकल है
अगर ये फास्ट मूविंग पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है, तो इसको वेव होना चाहिए, इसके साथ वेव इक्वेशन होनी चाहिए और उसकी लैम्डा जो है वो फाइंड होनी चाहिए और वो सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी। बाद में ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ, उसको अभी डिस्कस करते हैं। और बाद में बाकायदा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो इलेक्ट्रॉन की वेव के लिए लिखी गई थी कि इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए वेव, हालांकि है ये पार्टिकल, इट बिहेव एज ए वेव। तो ये थ्योरी इसकी थी। तो इसको कहते हैं वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। और पहले हमने पढ़ा वेव नेचर और फिर हमने पार्टिकल नेचर ऑफ वेव पहले पढ़ चुके हैं। तो फिर ये सारा वेव पार्टिकल डुअलिटी हो जाएगी, यानी जो वेव्स होती हैं वो पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं और पार्टिकल वेव्स की तरह बिहेव करती हैं, तो वेव पार्टिकल डुअलिटी हो जाएगी। वेव की भी डुअल नेचर होगी, पार्टिकल की भी डुअल नेचर होगी। तो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए दो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, डेविसन एंड जर्मर। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट का आपको मैं डेमो देता हूँ, फिर यहाँ से आपने पढ़ना है और इसको याद करना है, क्योंकि वर्डिंग हमने वेल कैलकुलेटेड वर्डिंग लिखी है, तो यही वर्डिंग आपने पेपर में लिखनी है। इसको स्क्रीनशॉट लेके PDF बना लेने, याद कर लेना। उसका एक्सपेरिमेंट क्या था कि उसने एक इलेक्ट्रॉन की बीम, इलेक्ट्रॉन एक मेटल से इजेक्ट करवाए हीटिंग के ज़रिए और उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाया और टारगेट किया, उनको टारगेट किया निकल के क्रिस्टल पे। तो निकल के क्रिस्टल की स्ट्रक्चर होती है कि उनकी एटॉमिक स्पेसिंग जो थी वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल थी। तो इलेक्ट्रॉन इस निकल के एटॉमिक स्पेसिंग से डिफ्रैक्ट हुए। डिफ्रैक्ट होने के बाद ये डिटेक्टर ने इनको डिटेक्ट किया। डिटेक्टर ने इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट किया ऐसे कि इलेक्ट्रॉन की करंट को रिकॉर्ड किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की यानी जो इंटेंसिटी थी उसको करंट एज ए करंट के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया और ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से इसको पढ़ते हैं। The first experimental evidence of de Broglie hypothesis was given by two American scientists. क्या नाम था उनका? डेविसन एंड जर्मर in 1927. They showed that electrons are diffracted from a metal crystal exactly as same manner एज एक्स-रेज आर एनी अदर वेव। उन्होंने शो किया कि इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस पे जब स्ट्राइक करते हैं तो डिफ्रैक्ट हो जाते हैं। हालांकि डिफ्रैक्शन जो है बेटा जी ये वेव की प्रॉपर्टी है, वेव डिफ्रैक्ट होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल माना जाता था, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट हो गया। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के साथ वेव लाइक प्रॉपर्टी है जिस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्रैक्ट हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने ये प्रूव किया कि बिल्कुल उसी तरीके पे इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट हो रहे थे जिस तरह एक्स-रेज डिफ्रैक्ट होती है, लाइट डिफ्रैक्ट होती है या कोई भी वेव अदर वेव डिफ्रैक्ट होती है। इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन भी उसी तरह ही हुआ। ठीक है, अब लाइट का डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट डबल स्लिट के थ्रू होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन कब हुआ? जब वो निकल की क्रिस्टल से किसी मेटल के क्रिस्टल से स्ट्राइक किया उन्होंने और फिर डिफ्रैक्ट हुए। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन से प्रूव हो गया कि डिफ्रैक्ट हुए, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल था। डिफ्रैक्ट कैसे? डिफ्रैक्ट तो वेव होती है, वेव की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएटेड है जिसकी वजह से ये डिफ्रैक्ट हुआ। एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसका बड़ा सिंपल था। इसमें क्या है कि ये एक फिलामेंट है, फिलामेंट को हीट किया गया है लो टेंशन बैटरी से, 6 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी, इसको LT कहते हैं, लो टेंशन बैटरी से। और फिलामेंट पे बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग थी। इसके आगे मटेरियल नहीं है, इस फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं हीटिंग से। बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग थी। बेरियम ऑक्साइड जो है बहुत गुड एमिटर है इलेक्ट्रॉन्स का।
तो हीटिंग से इलेक्ट्रॉन अमिट हुए, ये सारा पार्ट जो है ये इलेक्ट्रॉन अमिट करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन अमिट हुए, यहाँ पे एनोड लगाया हुआ है हाई पॉजिटिव पोटेंशियल, तो हाई पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ एक्सेलरेट हुए, बीम में कन्वर्ट हुए, आगे निकल क्रिस्टल का टारगेट है उससे उन्होंने स्ट्राइक किया और इस पाथ पे डिफ्रैक्ट हुए। ये एक सर्कुलर स्केल है, यहाँ पे डिटेक्टर लगा हुआ है और डिटेक्टर जो था वो मूवेबल था, वो इलेक्ट्रॉन की बीम जब डिफ्रैक्ट होती थी उसको रिकॉर्ड कर लेता था एज एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हीटेड फिलामेंट आर एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिलामेंट एंड एनोड। जहाँ पे एनोड लगा हुआ है तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस है, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके बीम बनाएंगे, बीम बना के वो निकल के स्ट्राइक करेंगे। दीज एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन आर इंसिडेंट ऑन निकल क्रिस्टल एंड डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर डिटेक्टेड बाय दैट डिटेक्ट। अच्छा बेटा, डेविसन जर्मन ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो जो वैल्यू जो डेटा कलेक्ट किया उन्होंने, उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि डिटेक्टर शोज़ मैक्सिमम करंट, यानी मैक्सिमम एमिशन डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी डिटेक्टर ने वो नोट की। डिटेक्टर शोज़ मैक्सिमम करंट व्हेन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज वाज 54 वोल्ट एनोड की एंड इलेक्ट्रॉन वाज इंसिडेंट एट एंगल ऑफ 65, इलेक्ट्रॉन का एंगल ऑफ इंसिडेंट 65 था। ये उनका एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट था। ये दो वैल्यूज़ लेके उन्होंने डी ब्रॉय की इक्वेशन को अप्लाई करके वेवलेंथ फाइंड की और उस वेवलेंथ को फिर ब्रैग्स इक्वेशन से एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम दिस डेटा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। अब यहाँ से हमारे पास वी का पता नहीं है कि जब इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से निकले एनोड की तरफ एक्सेलरेट हुए तो हमने वी वोल्टेज, ये एनोड की जो वी है कैपिटल वी है वोल्टेज और वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन फाइंड करना है, तब लैम्डा की वैल्यू आएगी। तो कैनेटिक एनर्जी कितनी होती है? कैनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो गेन करते हैं वोल्टेज अप्लाइड इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो एनर्जी होती है क्यू डेल्टा वी, क्यू की जगह पे तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये अप्लाइड वोल्टेज है जो एनोड पे अप्लाई किया पॉजिटिव। तो कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वी डॉट ई। और बच्चों में पता होता है कि कैनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये स्मॉल वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस स्पीड से ये एक्सेलरेट हुए। वी डॉट ई, इस टू को इक्वेशन की उस साइड पे ले जाएं, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2v डॉट ई, दोनों साइड से इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी m से मल्टीप्लाई कर दें, उस साइड पे भी m से मल्टीप्लाई कर दें। ये एक m पहले से m स्क्वायर v स्क्वायर आ गया, वो आ गया 2mv डॉट ई। अब m v की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं तो दोनों साइडों पे अंडर रूट आपने लिया, अंडर रूट लिया तो mv आ गया, उधर अंडर रूट आ गया, एम वी इज इक्वल टू 2mv डॉट ई। अब एम वी की ये वैल्यू जो हमारे पास स्क्वायर रूट 2mv आई है, इधर पुट कर दें तो वेवलेंथ आ जाएगी। सो लैम्डा कम्स आउट टू बी h ओवर स्क्वायर रूट 2mve। h इसमें बेटा जी प्लॉन्क कांस्टेंट है, उसकी जो वैल्यू है वो 6.63 10⁻³ जूल सेकेंड है। 2m मैस इलेक्ट्रॉन का 9.1 10⁻³ हो गया। वोल्टेज जो थी उन्होंने जो मेजर की थी एक्सपेरिमेंट से 54 वोल्ट इनटू ई, यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू आई थी 1.6 10⁻⁻19। तो इस सब को जब कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं हम तो लैम्डा की वैल्यू डी ब्रॉय की इक्वेशन से जो आती है, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस से जो वैल्यू आती है, जो डेविसन जर्मन ने फाइंड आउट की,
वो लैम्डा इज इक्वल टू 1.66 10⁻⁻10 मीटर। अब ये वैल्यू सजेस्टेड बाय डी ब्रॉय हाइपोथेसिस ऑन द बेस ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ डेविसन एंड जर्मर और डेविसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया इस हाइपोथेसिस को, डी ब्रॉय के हाइपोथेसिस को अप्लाई करके उससे इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन की ये वेवलेंथ है और ये सिग्निफिकेंट वेवलेंथ है। ये वेवलेंथ जो है वो डिटेक्टेबल है। अब इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इसको डिटेक्ट करने के लिए पहले से तरीका मौजूद था कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है एटॉमिक का, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है मेटल्स का, उससे लाइट डिफ्रैक्ट होती है तो इलेक्ट्रॉन को डिफ्रैक्ट करवाया गया। वो ब्रैग्स इक्वेशन है। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए कि वाकई इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ यही है। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन बेटा क्या है? 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अब ये यहाँ पे आपको समझाना है कि ये आपके पास एक क्रिस्टल है, ये इसके एटम जो है ना फुली अरेंज्ड हैं, रेगुलर मैनर में ये इसके एटम जो हैं वो अरेंज्ड हैं, ठीक है। इसमें ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आई, ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये जो d है, दो एटमों के दरमियान जो है ये डिस्टेंस है d को कहते हैं इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग d को कहते हैं। और निकल के लिए ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। निकल के लिए d की वैल्यू जो है 0.91 10⁻⁻10 मीटर थी। एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ पहले फाइंड कर चुके हैं 65 था। n की वैल्यू 1 ले ली। तो यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आई, ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद आपको उस साइड पे नज़र आ रहा होगा कि लैम्डा कम्स आउट टू बी 1.65 10⁻⁻10 मीटर। ये थ्योरेटिकल बेस्ड वैल्यू लैम्डा की, वो एक्चुअल वैल्यू लैम्डा की, तो ये मैच कर गई। इन थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ये मैच कर गई। तो इससे कन्फर्म हो गया, दिस कन्फर्म्स डी ब्रॉय हाइपोथेसिस कि उसने जो थ्योरी पेश की थी कि मूविंग पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होती है। तो इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसकी वैल्यू 1.66 10⁻⁻10 मीटर है, जो वेरीफाई हो गई कि यही इसकी वैल्यू है और ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन की सिग्निफिकेंट है। ये बेटा वैल्यू इलेक्ट्रॉन की मेजरेबल है, ठीक है। तो ये डिटेक्टेबल वैल्यू है। सिंस in this experiment the value of lambda is same as given by de Broglie equation। de Broglie की इक्वेशन की वैल्यू और एक्सपेरिमेंट की वैल्यू मैच कर गई। सो दिस कन्फर्म दैट de Broglie इक्वेशन इज़ करेक्ट। जो de Broglie ने आइडिया दिया था, उसकी जो थ्योरी थी, उसकी जो इक्वेशन थी, वो बिल्कुल ठीक 100%। थैंक यू वेरी मच।